डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लूकस है और मैं फिनलैंड का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 3 सालों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे मेरी पसंद की नौकरी ही चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में नौकरी मिले, लेकिन 2 नौकरियाँ जिसे मैं ठुकरा चुका हूँ वो गांव में मिल रही थी। मैं शहर में ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ। कहीं गांव में रहकर भले ही सैलरी अच्छी हो, मैं ज़िंदगी अच्छी नहीं बिता पाता। इसीलिए उन नौकरियों को मैंने मना कर दिया था। शहर में अच्छी नौकरी मुझे मिल नहीं रही थी। मैं सरकारी नौकरी चाहता हूँ, क्योंकि फिनलैंड में सरकारी नौकरी में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है और इसीलिए ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन पसंद का काम ढूंढना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको ऐसा काम मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं होता, लेकिन उसमें सैलरी अच्छी होती है। मैं ऐसा काम करने के लिए भी तैयार था, भले ही उसके लिए मुझे 1-2 महीने की ट्रेनिंग लेनी भी पड़ती। मैं अपना प्रोफेशन छोड़कर उस नौकरी में खुश रह पाता अगर वो शहर में मिल जाती। मैं पिछले 3 सालों से तलाश कर रहा हूँ ऐसी ही नौकरी की जो यहाँ के किसी बड़े शहर में मिल जाए। बड़ा शहर ना हो, छोटा शहर ही हो, लेकिन गांव ना हो, बस ये ही ठाना हुआ था मैंने। 3 सालों से मैं हेलसिंकी में एक अच्छा काम ढूंढता रहा, लेकिन अंत में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया हेलसिंकी बड़ा शहर है, यहाँ पसंद की नौकरी नहीं मिलती, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन आसपास के अगर मैं छोटे शहर में ट्राई कर लूँ, शायद मेरा मौका बन ही जाए। मैंने कई एग्ज़ाम दे दिए थे। मैंने भर्ती के लिए हर सिफारिश कर ली थी और एक जगह से मुझे कॉल आ ही गई थी। मुझे पेस्ट कंट्रोल का काम मिल गया और जब मेरी नज़र सैलरी पर पड़ी, मैं ना कर ही नहीं सकता था। ये काम भी शहर में होने वाला था। भले ही ये छोटा शहर था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शहर बहुत जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। इसलिए इस शहर में पेस्ट कंट्रोल का काम भी मैं नापसंद नहीं कर सकता था। मैंने हाँ कर दिया, सभी फॉर्मेलिटीज़ कर दी थी और अब मुझे इस नए शहर में जाना था, जिसकी जनसंख्या लगभग 30,000 के करीब है। लेकिन ये शहर बस हेलसिंकी से काफ़ी दूरी पर है और ये अकेला शहर है। यहाँ पर रोड भी कम जाते हैं। यहाँ पर भविष्य में फैक्ट्रीज लगने वाली हैं, इसलिए यहाँ पर ज़मीन के रेट भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। काम को मैंने हाँ कर दिया था, लेकिन यहाँ किराए का मकान ढूंढना बहुत मुश्किल भरा काम था। शहर में पहुँचते ही मुझे यहाँ भीड़ भाड़ दिखी। मैं ऐसी ही भीड़ भाड़ को पसंद करता हूँ। मुझे अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पहुँचकर ऐसा लगा ये शहर मेरे लिए ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ घर ढूंढना इतना मुश्किल होगा मुझे पता नहीं था। मैं घर ढूंढता रहा और कोई भी नए किसी और शहर से बसे हुए को यहाँ पर घर दे ही नहीं रहा था। अंत में ढूंढते ढूंढते मुझे एक घर मिल ही गया, लेकिन मुझे ये कहा गया था कि यहाँ पर एक ही कमरे का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरे कमरे पर कोई ताला नहीं लगा होगा और मैं वहाँ जा भी नहीं सकता। वहाँ पर टीवी रखा होगा, सोफे रखे होंगे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैंने हाँ कर दिया था। यहाँ पर एक चीज़ की सब अच्छाई कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर चोरी नहीं करता, बिना किसी की मर्जी के दूसरे कमरे में नहीं जाता। हमारा यह देश इसी तरह से चलता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम होते हैं, इसीलिए तो हम तरक्की करते जा रहे हैं। मैंने भी अपना सामान वहाँ पर रखवा दिया था। मैं काफ़ी दूर से आया था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था। कुछ सामान यहाँ से ख़रीदना था। मेरी पहली सैलरी आती, उसके बाद ही सामान खरीदता और अगले ही दिन मुझे अपने काम पर जाना था। मैं ऑफिस में पहुँचा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। पेस्ट कंट्रोल वालों को वैसे आमतौर पर ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ लग रही थी। लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे थे कि उनके घरों में बहुत ज़्यादा कीड़े निकल रहे हैं, इसलिए पेस्ट कंट्रोल वालों को वहाँ पर गए रहना पड़ता है।
जब मैंने यहाँ पर बातचीत शुरू की तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर 2 लोग पहले ही इस्तीफ़ा देकर जा चुके थे, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर जॉब मिल गई थी। लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं देने वाला। यहाँ पर हर तरह का इक्विपमेंट तैयार था, बस मुझे लोगों के घरों में जाकर पेस्ट कंट्रोल का काम करना था। गैस को छिड़कना था, ये केमिकल थे, यहाँ कोनों में डालने थे और उसके बाद वहाँ से बाहर आ जाना था। सिर्फ मैं ही था जो इस शहर में पेस्ट कंट्रोल का काम करने वाला था। पहले पहले मुझे अजीब लगा, कहीं कुछ कमी रह गई तो क्या करूँगा। भले ही मैंने ये काम सीखा हुआ था, फिर भी अकेले ये काम कभी नहीं किया जाता। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई होता ही है। ये केमिकल कभी कभी आपको बेहोश कर सकते हैं और आपको बचाने के लिए आपका साथी होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। पूरा ऑफिस मेरे भरोसे ही चलने वाला था और लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए। ये इस शहर के लोग थे जो यहाँ पर बार बार कंप्लेंट किए जा रहे थे कि उन्हें पेस्ट कंट्रोल वालों की ज़रूरत है, लेकिन कोई भर्ती हो ही नहीं रहा था। मुझे पहले ही पता होता तो मैं 3 साल पहले ही यहाँ पर आ चुका होता। मैंने यहाँ पर सारा पेपर वर्क किया और उसके बाद मैंने सोचा कि 12 बजे चलता हूँ। जो पहली कंप्लेंट आई हुई है वहाँ जाकर देखता हूँ। 30 कंप्लेंट्स थी मेरे पास और हर जगह एक ही दिन में मैं नहीं जा सकता था। फ़ोन करके मैंने कह दिया था जैसे ही एक काम ख़त्म होगा मैं दूसरी जगह पर जाऊँगा। एक एक करके मैंने सभी काम निपटाने की सोची थी, लेकिन जैसे ही मैं पहले घर में पहुंचा मुझे लगा कि यहाँ पर कीड़े बहुत ही ज़्यादा हैं। उस घर में सच में रंग बिरंगे कीड़े बहुत ही ज़्यादा थे। दीवारों पर कीड़े चढ़े हुए थे, फर्श पर कीड़े ही कीड़े थे, कमरों में कीड़े ही कीड़े थे और एक एक करके वहाँ पर मैं उन केमिकल्स को छोड़ता जा रहा था। एक कमरा था जिसके अंदर से कीड़े बाहर निकल रहे थे। दरवाज़ा लगा हुआ था लेकिन नीचे का हिस्सा उन कीड़ों ने खा लिया था। मुझे कहा गया था कि मैं उस कमरे में नहीं जा सकता। मैं भी उनसे बहस करता रहा कि घर में हर जगह मुझे इन स्प्रे को छोड़ना होगा, इन केमिकल्स को लगाना होगा, तभी कीड़े यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप मुझे एक कमरे में जाने ही नहीं देंगे तो मैं क्या कर पाऊँगा। लेकिन मुझे उस कमरे में जाने नहीं दिया गया। लगभग 1 घंटे मैं वहाँ पर काम करता रहा, उनसे बहस करता रहा। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने नहीं दिया, जिसके बाद मैं बाहर आ गया। अब मुझे नेक्स्ट कंप्लेंट की तरफ जाना था। उस घर में पहुंचकर भी मुझे ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। रंग बिरंगे से कीड़े, ऐसे कीड़े घरों में आमतौर पर नहीं पाए जाते। मैंने इन कीड़ों को देखा हुआ था लेकिन याद नहीं आ रहे थे ये कीड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन घरों में नहीं होते। ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ही गंदी बदबू छोड़ते हैं और घर में इतनी भीड़ थी इन कीड़ों की। सोफे पर कीड़े, टीवी पर कीड़े, ज़मीन पर कीड़े और किचन में भी कीड़े। इसे देखकर मैं भी परेशान। और यहाँ एक और मुसीबत, एक बंद कमरा जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा कीड़े निकल रहे थे, वहाँ मैं नहीं जा सकता था। यहाँ भी मैं बहस करता रहा। आखिर इस शहर में क्या है, एक कमरे को बंद कर दिया जाता है और वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पर बड़े बड़े पर्दे लगा दिए जाते हैं। हो क्या रहा है, एक कमरे में खास तरह की पूजा करते हैं, इसे खास कमरा बनाया गया है जो किसी को जाने के लिए नहीं उपलब्ध होता। क्या कारण है, कोई बताएगा तभी समझ में आएगा। किसी ने बताया ही नहीं। वहाँ पर भी मैं हर जगह स्प्रे तो कराया, एक कमरे को छोड़कर। मुझे पता था कंप्लेंट दोबारा आएगी क्योंकि वहीं से तो सबसे ज़्यादा कीड़े निकल रहे थे। इसके बाद तीसरे घर में भी इसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। मैंने कुल 6 कंप्लेंट सुलझा दी थीं, लेकिन एक एक कमरा हर घर का छोड़ दिया था। शाम के 6 बज गए थे। मैंने सोचा हुआ था 10 कंप्लेंट तो पूरी करके ही आज मैं सोने के लिए घर जाऊंगा और 3 दिनों में 30 कंप्लेंट्स मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद काम आसान होना शुरू हो जाएगा, हर दिन एक कंप्लेंट ही पकड़ा करूंगा। लेकिन जैसे ही 7वीं कंप्लेंट के लिए थोड़े थोड़े अंधेरे में मैं उस घर में गया, वहाँ पर एक एक करके सब लोगों को मैंने बाहर जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो खिड़कियों से अंदर देखते रहे जैसे मुझ पर शक कर रहे हों। यहाँ लोग कैसे हैं, बहुत ज़्यादा शक करते हैं। फिनलैंड में ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा ईमानदारी है। लेकिन इस शहर में मुझे अब डर लगने लगा था। लोग शक ही बहुत करते थे। कहीं उनका एक भी सामान गायब हो गया तो मुझ पर वो चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। इस तरह से खिड़कियों से झांक रहे थे अंदर की तरफ। यहाँ अंधेरा भी था और अंदर जो LED बल्ब लगे थे उनकी लाइट भी बहुत ही कम थी।
मुझे स्प्रे करने में बहुत परेशानी हो रही थी और यहाँ पर वो जो आखिरी कमरा था मैं वहाँ जाना चाहता था। सबसे ज़्यादा वहाँ से कीड़े निकल रहे थे। उस घर के मालिक ने मना तो किया, लेकिन मैं सख्ती दिखाने लगा था। सख्ती दिखानी ही होगी, सरकार के उन नियमों का पालन करने के लिए मुझे इन पर सख्ती करनी ही होगी, ये मैंने ठान लिया था। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद वो मान गया। मैंने वो बड़े बड़े पर्दे हटाए, उस कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं उस कमरे में सामने देखने लगा, एक टीवी लगा हुआ था, बहुत सारे सोफे पड़े थे, वहाँ पर एंटीक सामान पड़ा था, बहुत ही साफ सुथरा कमरा। आखिर मुझे वहाँ जाने से रोका क्यों जा रहा था, पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन पैरों में कीड़े ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। मैं स्प्रे करता रहा, तभी मेरी नज़र आगे पड़ी। उस कमरे के अंदर एक कब्र बनाई गई थी। घरों के अंदर कब्रें नहीं बनाई जाती, लेकिन इस कमरे के अंदर कब्र बनाई गई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए मैं डर गया। मैं उस कमरे से सीधा भागता हुआ बाहर आ गया। उसके बाद मैंने मकान मालिक को कहा कि आपको मेरे साथ उस कमरे में अंदर जाना होगा। मैंने उसे भी मास्क पहनने के लिए कह दिया था, क्योंकि ये स्प्रे बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, बेहोश करने के लिए काफ़ी थी। मैं स्प्रे भी करता रहा उस कमरे में, लेकिन कीड़े बहुत ही ज़्यादा। उस कमरे में बार बार नज़र उस कब्र पर जा रही थी, जिस पर किसी अजीब सी भाषा में अक्षर लिखे हुए थे। शायद ये लोग किसी और देश से यहाँ पर आए हैं जो अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कब्र के ऊपर भी इसी से शायद नाम लिखे गए होंगे। लेकिन कब्र के ऊपर बार बार मेरा पैर फिसल कर पहुँच जाता और जैसे ही उसे छूता मैं डर सा जाता। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। बचपन से मैंने बहुत भूतों की कहानियाँ सुनी हैं, और आज इस कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि भूत उससे निकलकर मुझे पकड़ने ही वाला है। मैं डरे जा रहा था और जल्दी जल्दी स्प्रे करके मैं उस कमरे से बाहर आया। डरते डरते मैं उस घर से बाहर निकला और जल्दी से मैं ऑफिस पहुंच गया। मुझे 3 और कंप्लेंट सुलझानी थी, लेकिन आज मेरे पास हिम्मत नहीं बची थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, जिसके बाद मैं अपने घर आ गया। पूरी रात मैं उस घटना के बारे में सोचता रहा था कि उन लोगों ने एक कमरे के अंदर ही कब्र को क्यों बनाया गया है। उस रात मैं सो नहीं पाया था और यही सोचता रहा था कि उन लोगों ने उस घर के अंदर एक ऐसा कमरा क्यों बनाया हुआ है जहां पर कमरे के अंदर ही कब्र इस तरह से सजाई हुई है। कब्रिस्तान में कब्रें बनाई जाती हैं, घर के अंदर नहीं। उन लोगों को डर नहीं लगता। पूरी रात मैं सोचता रहा था और सुबह अब मुझे वही काम खत्म करना था। मैंने 8वीं कंप्लेंट पकड़ी और उस घर में भी सुबह सुबह पहुंच गया। वहां पर भी एक अजीब चीज़ दिखी मुझे, एक बंद कमरा जहां पर मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं भी उनसे बहस करता रहा और उन्हें डराकर वो कमरा खुलवा ही लिया। वहां भी नज़ारा कुछ ऐसा ही, साफ सुथरा कमरा, लेकिन बहुत ज़्यादा कीड़े, वो रंग बिरंगे कीड़े, और उस कमरे के अंदर एक कब्र, कब्र पर लिखी अजीब सी भाषा। ये एक बड़ी पुरानी कब्र थी जिस पर लकड़ी का फट्टा लगा हुआ था। वो लकड़ी का फट्टा भी गीला होने के कारण बहुत ज़्यादा गल चुका था और उस पर बहुत ज़्यादा कीड़े चढ़े हुए थे। वो कब्र भी पूरी तरह से टाइल से ढकी नहीं हुई थी, बल्कि मिट्टी की लग रही थी, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद बने हुए थे। वहीं से कीड़े बाहर आ रहे थे। उसे देखकर मैं बिल्कुल डर गया और एक बार मेरी चीख भी निकल गई थी, जिसके बाद उस मकान का मालिक मेरे साथ उस कमरे में आया था। जल्दी जल्दी मैंने स्प्रे किया और मैं बाहर निकल आया था, लेकिन वो बेहोश होने लगा था। डर के मारे मैंने उसे मास्क तक नहीं पहनाया था और उसे घसीटते हुए मैं घर से बाहर ले आया था। उसके बाद मैं ये काम नहीं करना चाहता था। कई घरों में कब्रें बनाई हुई हैं, मैं उन घरों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं अगले घर में पहुंचा, वहां भी बंद कमरा। मैंने उनसे वो कमरा खोलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जैसे शहर के लोगों को पता चल गया था कि पेस्ट कंट्रोल वाला यहाँ पर स्प्रे करके जा रहा है और कमरे भी खुलवा रहा है, उन्होंने पहले ही कमरा खोल कर रखा हुआ था। मैं उस कमरे में गया। साफ सुथरे कमरे में बहुत ज़्यादा कीड़े और एक कब्र। आज मैंने ये बात ठान ली थी कि यहाँ पर बैठ कर जाऊँगा, अच्छी तरह से बात करके जाऊँगा, समझूंगा कि यहाँ पर क्या रिवाज है और घर के अंदर कब्रें क्यों बनाई जाती हैं। मैंने पेस्ट कंट्रोल का काम पूरा किया। उसके बाद मैंने किचन और एक कमरे को छोड़ा हुआ था, वहाँ बैठकर उनसे बातें करने वाला था। बाकी सब कमरे बंद करवा दिए गए थे और सिर्फ किचन और वो कमरा ही खाली था, और मैं वहाँ पर उस मकान मालकिन के साथ बैठ गया था।
मैं उनसे बात करने लगा था और सबसे पहले वो मेरे पीने के लिए एक जूस का ग्लास लेकर आई। वहाँ वो जूस का ग्लास मेरे सामने रख दिया गया, लेकिन मैं पहले तो उनसे बातें करना चाहता था। मैंने उनसे सीधा सीधा पूछा कि यहाँ कमरों के अंदर कब्रें क्यों बनाई गई हैं। वो हिचकती हिचकती बताने लगी कि यहाँ पर ऐसा ही रिवाज है, ये बनानी ही पड़ती है, इसके बिना घर की गति नहीं होती। अगर यहाँ पर सही सलामत रहना है तो घर के अंदर कब्र बनानी पड़ती है। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर कब्र ना हो। मैंने भी पूछ लिया, आखिर घरों में कब्रें बनानी ही क्यों पड़ती हैं, क्या परेशानी आ जाती है। उसका जवाब उस मकान मालकिन ने नहीं दिया था। वो बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे अपने होठों को भींच कर बंद कर लिया हो उसने। वो जवाब उसने दिया ही नहीं। मैं और बातों पर सवाल करता रहा, उसने सब जवाब दिए, लेकिन कब्र के बारे में वो ज़्यादा नहीं बता रही थी। मैंने भी अब उसे परेशान नहीं करना चाहा और उस जूस को थोड़ा थोड़ा मैं पीता रहा। जैसे ही वो जूस आधा हो गया था, तभी जूस के अंदर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ कीड़े थे जो जूस के अंदर हिल रहे थे। मैंने अचानक ही उस जूस को रख दिया। जूस के अंदर तो कीड़े हैं, ये कीड़ों वाला जूस आपने मुझे दे दिया। उस औरत ने जूस को उठाया, एक खाली ग्लास में डाला और नीचे मैंने हिलते हुए बहुत सारे कीड़े देखे। मेरे अंदर जो जूस पहुंच चुका था वो भी बाहर निकलने को तैयार था। मैं गले को बार बार घोंटे जा रहा था, मुझे उल्टी आ रही थी। ये कीड़े शायद मेरे अंदर भी पहुंच गए होंगे। लेकिन उसके बाद जो उस औरत ने किया वो और भी ज़्यादा घिनौना था। उसने दूसरे गिलास में जो जूस डाल लिया था वो मेरी तरफ कर दिया। कीड़े तो इस ग्लास में रह गए, ये जूस आप पी सकते हैं। ये घिनौना काम देखकर मैंने उसे मना ही कर दिया और मैं उस घर से बाहर निकलने लगा। पागल हैं यहाँ के लोग, क्या करते रहते हैं। जूस गंदा है, कीड़े हैं उसमें, कीड़े निकाल दिए, जूस मेरे सामने कर दिया। मैं कीड़ों वाला जूस क्यों पीऊं। इसके बाद मैं गालियां निकालता निकालता उस घर से बाहर गया था और वो भी काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी। यहाँ कीड़े इतने ज़्यादा क्यों हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। सीधा मैं ऑफिस पहुँच गया। अगली कंप्लेंट मैं सॉल्व नहीं करना चाहता था, पहले समझूंगा ये कीड़े कौन से हैं। मैं किताबों में खंगालने लगा। इन कीड़ों को पहले मैंने देखा था, मैं किताबों में देखता रहा, इंटरनेट पर सर्च करता रहा। अंत में मुझे जब वो तस्वीर दिखी और नीचे जानकारी पढ़ी मैंने, मेरे होश उड़ गए थे। ये साधारण कीड़े नहीं थे, ये इंसानी शरीर में पाए जाते हैं। जब इंसानी शरीर खत्म होने लगता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ये कीड़े निकलते हैं जो शरीर को खाते हैं। हर मुर्दे के अंदर ये कीड़े बनते हैं और शरीर को खा जाते हैं। इसीलिए तो इन घरों में ये कीड़े पाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने घरों के अंदर ही कब्रें बना रखी हैं। आम तौर पर कब्रिस्तान में भी ये कीड़े इंसानी शरीर में पड़ते होंगे, लाशों को गलाते होंगे, खाते होंगे, लेकिन कभी ज़मीन से बाहर नहीं आते। इन घरों में ज़मीन से बाहर भी आते हैं, लेकिन ये लोग कब्रें ही घर के अंदर बनाते हैं, किसी अनजान सी चीज़ से डरते हैं। पूरा दिन बस मैं ऑफिस में इस चीज़ के बारे में सोचता रहा था। फ़ोन मुझे आए जा रहे थे, लेकिन मैं अगली कंप्लेंट सुलझाना नहीं चाहता था। मैं अपने दिमाग को सही करना चाहता था। मैं इस चीज़ से डर सा गया था, हर घर में मुझे एक कब्र देखने को मिलेगी ही। शाम के 6 बजे जब मैं अपने घर की तरफ निकला था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, हर घर में एक कब्र होती ही है। क्या जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर भी कब्र होगी? वहाँ पर इतने सारे कीड़े नहीं हैं, कुछ कुछ कीड़े नज़र आते हैं, लेकिन वो चींटियाँ और काले कीड़े हैं। ऐसे इंसानी शरीर में पाए जाने वाले कीड़े नहीं हैं। जाकर देखूंगा उस कमरे में क्या है। मैं घर पहुंचा और मेरा मन विचलित हुआ जा रहा था। जल्दी से मैंने वो दूसरा कमरा खोला। मैं फिनलैंड के उन रूल्स को मानना तो चाहता था, लेकिन डरा हुआ इंसान नियमों के भी आगे निकल जाता है। मैंने वो कमरा खोला। साफ सुथरा कमरा था, वहाँ पर कीड़े नहीं थे, लेकिन कब्र ज़रूर मौजूद थी। यहाँ लकड़ी का एक फट्टा रखा गया था जो लगभग गल ही चुका था। मिट्टी की ये बीच में कब्र बनाई गई थी और ये नई खोदी कब्र जैसी लग रही थी। बदबू कमरे में भरी हुई थी। कीड़ों की संख्या कम थी, लेकिन भविष्य में ये कीड़े पड़ सकते थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे ये बताया क्यों नहीं गया? इस घर में भी कब्र मौजूद है। मैं तो इस धर्म को मानता भी नहीं। कौन सा धर्म है इनका जो इस तरह से घरों के अंदर कब्रें बनाते हैं? मैं तो अपना धर्म मानूंगा। मैं उसी तरह से रहूंगा और इस कब्र को इस कमरे से निकाल कर ही रहूंगा।
मैंने मकान मालिक को कह दिया था कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां पर एक कब्र बनी हुई हो, लेकिन वो कहने लगा कि तुम्हें फिर घर छोड़ देना होगा। तो मैं भी उसे धमकी देने लगा, सरकारी नौकरी पर हूँ, मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ, घर के अंदर लाश रखी हुई है, अगर मैं कंप्लेंट कर दूँ तो पुलिस तुम्हें उठा कर ले जाएगी और यहाँ शहर के ज़्यादातर लोग उठा लिए जाएंगे अगर सरकार को ये पता चल गया। बहुत सारी धमकियाँ दी थी और वो डर कर वहाँ से भाग गया था। उसे लगा मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ, जबकि मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। वो अब यहाँ से जा चुका था, लेकिन मैं तो इस घर में रहना चाहता था बिना कब्र के। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि मैं कब्र यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। शहर का हर इंसान बस डर जाता। पड़ोसियों को भी मैंने कहा और वो मुझे कहने लगे, ऐसा काम मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो मुझे डराते रहे और शहर में लोगों से पूछने के बाद मैं ये जान गया था ये मेरा काम नहीं करेंगे। यहाँ सब लोग ऐसे ही हैं, घरों में कब्रें बनाने वाले। तो मुझे हेलसिंकी से अपने कुछ दोस्तों को बुलाना होगा। मैंने सुबह कॉल किया था और शाम तक मेरे दोस्त वहाँ पहुँच गए। वो कमरे के अंदर इस तरह से कब्र को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद भी की। हमने उस कब्र को खोद डाला था और वहाँ पर पूरी तरह से डीकम्पोज हुई बॉडी थी। वहाँ हड्डियाँ भी चूरा बन चुकी थी और उसे इकट्ठा करके एक डब्बे में डाल दिया और उसके बाद दूर कब्रिस्तान को ढूंढने लगे। उस शहर में कब्रिस्तान मौजूद ही नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं। ऐसा दुनिया में मैंने कोई शहर नहीं देखा। आखिर ये लाशों के साथ करते क्या हैं? जब कोई मरता है क्या उसे इसी खड्डे में डाल देते हैं? जब मन में ये ख्याल आया था मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरे दोस्त भी। यार कुछ गड़बड़ है इस शहर में। अगर हर कमरे में इसी तरह से लाश है तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शाम को उन्होंने ये कहा था और उसके बाद कब्र निकाल कर वहाँ पर उन्होंने टाइल्स को लगा दिया था। टाइल्स को लगाने का काम आधे घंटे में ख़त्म किया। अच्छी तरह से सीमेंट नहीं लगाया था, लेकिन कब्र पूरी तरह से ढक चुकी थी। इसके बाद वो भी उस शहर से निकल गए। मैं तो यहाँ काम करता था, मैं थोड़े ना जा सकता था। कब्र का निपटारा मैंने कर दिया और अपने कमरे में मैं सोने के लिए चला गया। रात को 10 बजे मुझे घर की बेल बार बार सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुझे बार बार बुलाने की कोशिश किए जा रहा था। मैं बाहर डर कर नहीं निकल रहा था। रात को कौन है जो आवाज़ लगाने के बाद भी जवाब नहीं दे रहा, बार बार बेल बजाए जा रहा है। मैं जब बाहर निकला तो कई लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि अंदर से आवाज़ें आ रही थी कुल्हाड़ी की, क्या हुआ है अंदर? मैंने कहा मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, यहाँ का मालिक पूछने का हकदार है, तुम लोग नहीं। उन्हें मैंने भगा दिया, लेकिन 15 मिनट बाद दोबारा बेल बजी और लोग थे यही पूछ रहे थे। 3-4 बार भीड़ आई, मुझसे पूछ कर गई। मैं हर बार कहने लगा मेरा घर मेरी मर्जी। रात के 12 बजे फिर से बेल बजी। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। लोग बार बार आकर पूछे जा रहे हैं और अब मुझे उनको गालियां देनी ही होंगी। मेरा घर मेरी मर्जी, वो क्यों तंग किए जा रहे हैं? लेकिन जब मैं उस छेद से बाहर देख रहा था, बाहर भीड़ नहीं थी, एक ही आदमी खड़ा था, पतला सा सूखा हुआ। अंधेरे में वो मुझे दिखाई दे रहा था। मैं सीधा बाहर निकला। मैंने सोचा हुआ था 1-2 झापड़ लगा दूंगा, अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की और वो अकेला है, पिटाई खाकर ही जाएगा। लेकिन जब वो चलकर मेरे करीब आया, मैंने देखा वो हड्डियों का ढांचा था। वो कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि एक लाश थी जो मेरे सामने खड़ी थी। उसके कपड़े आधे गल चुके थे, उसका मांस नीचे की तरफ गिर रहा था। कई कीड़े शरीर के अंदर से बाहर की तरफ झांक रहे थे। मेरी तो चीख तक नहीं निकली, गला सूख गया था, कदम पीछे नहीं हट रहे थे। लाश मेरे सामने खड़ी थी और उसने कहा, क्या किया अंदर तुमने कुल्हाड़ी की आवाज़ की, क्या किया? कब्र को तो नहीं निकाल दिया? ये कहा था उसने और हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा बंद किया, चिटिकनी लगाई और मैं कानों में हाथ रखकर अपने कमरे में बैठ गया। बार बार मैं आंखें खोलकर ये देखने की कोशिश करता, कहीं ये सब सपने में ही तो नहीं देखा, सपना ही हो, सच्चाई ना हो ये। दोबारा 1 घंटे बाद बेल बजी थी। मैं डर रहा था फिर से कोई लाश तो नहीं आई है। मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे के पास गया ताकि किसी को शक ना हो कि मैं अंदर ही हूँ।
उसके बाद जब मैंने उस छेद से बाहर देखा, वहां पर वही आदमी जरूर खड़ा था, लेकिन वो 6-7 कुल लोग थे जिनमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। लाशें, वहां लाशें खड़ी थी। कुछ के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, लेकिन मांस भी गला हुआ था। मैं चुपचाप रहा और वो बेल बजाती रही। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटाते रहे, दीवारों पर मारते रहे। उसके बाद जिंदा लोग भी वहाँ पर आने लगे और वो आवाज़ें लगाकर कहने लगे, जल्दी बाहर निकलो, सच बताओ, बाहर निकलो, सच बताओ। भीड़ लगी हुई थी लोगों की, ये कहे जा रहे थे। वो भीड़ बढ़ती जा रही थी, खिड़कियों को मार रहे थे। यहाँ पर जो खिड़कियाँ थीं वो लकड़ी की थी। अगर कोई जोर लगाता तो खिड़की को तोड़ पाता, और वहाँ पर भीड़ यही करना शुरू हो गई थी। दरवाज़ों के पीछे मैंने कुछ फंसा दिया था ताकि दरवाजे खोले ना जा सके। खिड़कियों के पास मैंने अलमारी को खिसका दिया था और इसी तरह सोफे भी ऊपर की तरफ कर दिए थे ताकि कोई अंदर ना आ पाए। ये रात किसी तरह से मैं गुजार दूं, बस यही सोचा हुआ था। और वो भीड़ घर के अंदर आना चाहती थी। उन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दी, दरवाजे पीटने शुरू कर दिए, खिड़कियां तोड़नी शुरू कर दी। कांच टूटने की आवाज़ हर तरफ हो रही थी और वहाँ फंसाई हुई चीज़ों को वो धक्का दे रहे थे हाथ अंदर करके। उन्होंने सोफे को भी गिरा दिया। धीरे धीरे वो भीड़ अंदर आने लगी। वो जैसे ही वहाँ कमरे में पहुँचे, मैं सामने डरा हुआ खड़ा था। मैं कोने में चिपक सा गया था कि वो मुझे मार डालेंगे। वो भीड़ खिड़की तोड़कर मुझे घेर कर खड़ी हो गई। उनमें जिंदा इंसान भी थे, उनमें लाशें भी थीं, और वो मुझसे सवाल कर रहे थे, आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैंने भी डर कर इशारा कर दिया उस कमरे की तरफ। वो खुद जाकर उस कमरे में देखने लगे। कब्र मौजूद नहीं थी वहाँ पर, टाइल्स लग चुकी थी। और इसे देखकर अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, रोने की आवाज़ें आने लगी, और वहाँ पर भीड़ अफरा तफरी मचा चुकी थी। हर कोई मेरी तरफ आता, घूर कर खिड़की से बाहर भाग जाता। जिंदा इंसान भी वहाँ से बाहर भाग चुके थे। वो लाशें भी इस तरह से डरी हुई थी जैसे कोई और शक्ति यहाँ पर आने वाली हो। वो डर कर यहाँ से भाग गए और सन्नाटा छा गया था। 3 बजे तक वहाँ बिल्कुल शांति थी और 3 बजे असली भयानक रात शुरू हुई। मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की और देखा कि यहाँ पर रेंज नहीं आ रही थी। फ़ोन लग नहीं पा रहा था और घर से बाहर निकलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। कभी कभी सोचता यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कुछ बुरा हुआ तो छिपूंगा कहाँ, यही सोचकर घर के अंदर ही रहा था मैं। लेकिन अब फिर से बोलने की आवाज़ आने लगी थी। कोई एक इंसान दूर से बोल रहा था, वो जैसे किसी से लड़ाई कर रहा हो। वो आवाज़ धीरे धीरे घर के नज़दीक आने लगी थी। मैं दरवाजे के पास जाकर बाहर नहीं देखना चाहता था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था मैं पानी पीने के लिए किचन तक नहीं जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था, तो बाहर कैसे देख पाता। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आती रही। ऐसा लग रहा था कोई अजीब भाषा में घर की तरफ कुछ गुस्से में बोल रहा हो, और वो धीरे धीरे चलता हुआ नज़दीक आ रहा हो। उसकी चाल अभी धीमी थी। लगभग 15 मिनट तक वो धीरे धीरे घर के करीब आ रहा था। तब हिम्मत जुटाकर उस छेद से मैंने बाहर देखा था। लगभग 9 फुट का इंसान, तगड़ा चौड़ा, जिसने शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं पहना हुआ था। उसका शरीर बहुत तगड़ा था, जैसे उसकी मांसपेशियां चमक रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था, लेकिन उसका सर उसके धड़ से ज़्यादा बड़ा था। ये कोई असली इंसान सा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने बड़ी सी कॉस्ट्यूम अपने शरीर के ऊपर पहनी हुई हो। और उसकी वो आवाज़, उसकी वो चीख, वो भाषा मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। उसकी आँखें दूर से साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी चिल्लाहट ने मुझे डरा रखा था। धीरे धीरे वो घर के नज़दीक आता रहा और पास की स्ट्रीट लाइट के नीचे जब वो पहुंचा, मैं एकदम हक्का बक्का सा रह गया। ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं थी, उसका आकार ही इतना बड़ा था। वो बड़ा सा सर उसका असली सर था, और सर के ऊपर की जो खोपड़ी थी वो खुली हुई थी। उसके अंदर का दिमाग मुझे नज़र आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ, जिसे बार बार वो मुट्ठी भींचकर और भी ज़्यादा कठोर किए जा रहा था। उसकी चीख अब जैसे घर की दीवारों को हिला रही हो।
वो गूंज बहुत तेज थी। वो घर के और नजदीक आया। उसके बाद उसने दरवाजे को मारना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से अपने मुक्के को दरवाजे पर मार रहा था, दीवारों पर मार रहा था। उसका एक मुक्का दरवाजे को तोड़ने के लिए काफी था और वो दरवाजे को चकनाचूर किए जा रहा था। दरवाजा तो कब का टूट गया था, वो अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था। फिर भी वो दीवारों पर मुक्के मारे जा रहा था, उसे तोड़े जा रहा था। एक एक करके वो घूमना शुरू हो गया, हर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता रहा और उसे चकनाचूर करता रहा। खिड़कियों को तो उसने बड़ी आसानी से एक हाथ मारकर ही चकनाचूर कर दिया। पीछे रखे सोफे भी उसने धक्का देकर उड़ाकर मारे थे और एक कोने में मैं बैठा उसकी भाषा समझने की कोशिश किए जा रहा था। मैं अब सोच रहा था पिछले दरवाजे से भाग निकलूं, लेकिन उसे अगर पता चल गया तो वो मुझे पकड़ लेगा। ये लकड़ी के घर ऐसा लग रहा था मुझे बचा नहीं पाएंगे। मैं कोने की तरफ सिमटता रहा और वो घूम घूम कर घर को तोड़ने की कोशिश करता रहा। मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकला। मैं भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन मुझे भागते हुए उस बड़े से शैतान ने देख लिया था। उसने मेरी तरफ हरकत नहीं की बल्कि घर को तोड़ने में लगा रहा। उसने उंगलियां फंसाकर घर की दीवारों को खींच खींच कर कागज़ की तरह फाड़ना शुरू कर दिया। वो पूरे घर को तोड़ रहा था। उस पर भारी भारी सामान गिर रहा था, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था पत्थर का हो। कई तेज धार चीज़ें भी उसके शरीर के ऊपर गिरी थी, लेकिन एक कट तक नहीं पड़ा था। वो घर को चकनाचूर करता रहा और मैं आंखों के सामने ये सब देखता रहा। उसके बाद मैंने लोगों को देखा, हाथों में मशाले लिए, वो जैसे उसे रोकने के लिए उसी घर के करीब आ रहे थे। वहाँ वो जिंदा लाशें एक तरफ खड़ी थी, वो भी कुछ करना चाहते थे। मुझे लगा वो उसे रोकने के लिए आए थे, लेकिन उसके पास खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ गया? यहीं इस कमरे में था। उस शैतान ने उंगली से इशारा किया एक पेड़ की तरफ जिसके पीछे मैं छिपा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं भागने लगा था जंगल की ओर, क्योंकि वो भीड़ अब मेरा पीछा कर रही थी। मैं भागता जा रहा था। लोग मुझे घेरने के लिए कभी इधर से जाल बिछाते, कभी उधर से जाल बिछाते, लेकिन मैं उनसे दूर जाना चाहता था। वो जिंदा लाशें ज़्यादा तेज़ी से नहीं भाग पा रही थीं, लेकिन वो जिंदा लोग तो मुझे पकड़ने को लगे हुए थे। बूढ़े, औरतें, बच्चे, हर कोई मुझे पकड़ने को आया हुआ था। और उस घने जंगल में कभी कभी मैं झाड़ियों में छिप जाता, ज़मीन में उस पानी के अंदर छिपने की कोशिश करता। उन्हें जैसे पता चल ही जाता, वो बार बार मिट्टी को चाटते, मिट्टी को सूंघते। वहाँ जंगल में भी कीड़े ही कीड़े थे। बार बार वो कीड़ों को पकड़ते, मुंह में डाल लेते। मुंह में कीड़ों को डालते ही जैसे उन्हें पता चल जाता मैं कहाँ पर छिपा हुआ हूँ, मेरी तरफ नजरें कर लेते और भागना शुरू कर देते। जिस पेड़ के पीछे मैं छिपा हुआ होता वहाँ से देखता। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, लेकिन कीड़ों को मुंह में डालते ही वो मेरी तरफ देखकर भागते, मुझे पकड़ने की कोशिश करते और डर कर मैं और आगे भागने लगता। हर तरफ वो लोग मशाल लिए मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और कीड़े ही कीड़े हर तरफ थे। जब मैं एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था, तभी उस भीड़ ने मुझे पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया था, तो कुछ मेरी टांगें पकड़कर हवा में लटकाकर मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं देखता जा रहा था मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। यकीनन वो मुझे जान से मारने वाले हैं। कुछ तो गलत किया है। मैं उनसे पूछ रहा था क्या गलत किया मैंने। मैं बस डरा हुआ था, इसलिए घर की सफाई करवाई मैंने। किसी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। खींच कर मुझे उसी घर के पास ले आए। उस बड़े से शैतान ने घर की हर दीवार को तोड़ दिया था, सपाट सा मैदान बना दिया था। वहाँ जितने भी लकड़ी के टुकड़े थे सबको एक तरफ कर दिया था। घर की जितनी ज़मीन थी वो सब नज़र आ रही थी और मुझे वहीं ले जा रहे थे जहाँ पर वो कब्र थी। मैंने उन मुर्दों को कब्र खोदते हुए देखा। टाइलों को वो तोड़ चुके थे। वो शैतान यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो लाशें वहाँ कब्र खोद रही थी। दोबारा वहाँ वो कब्र बनाना चाहते थे और शायद मुझे दिखाना चाहते थे। मेरी बाजुओं को बांध दिया गया, मेरी टांगों को बांध दिया गया। उसके बाद मैं देखता रहा टाइलों के नीचे किस तरह से कब्र बनाई जा रही थी। काफ़ी गहरी कब्र बना दी गई। उसके बाद एक लकड़ी का फट्टा भी वहाँ पर चमचमाता रख दिया गया। एक मुर्दा आया
जो बूढ़ा सा लग रहा था। सफ़ेद सर पर बाल थे और आधा सर का हिस्सा बिल्कुल कटा था, गायब था। एक आंख थी एक तरफ की जो मुझे बार बार देख रही थी। उसके हाथ में चाकू था। वो मेरे करीब आया, मेरे चेहरे को पकड़कर हिलाकर देखने लगा और गया उस फट्टे पर खरोंच खरोंच कर कुछ लिखने लगा। काफ़ी कुछ खरोंचने के बाद वो फिर से मेरे करीब आया और मेरा नाम पूछने लगा। मैं चुप था, डरा हुआ था, लेकिन जब गर्दन पर चाकू रख दिया गया हो तो आप सब कुछ उगलने लगते हैं। मैंने अपना नाम, अपनी जन्म तारीख बता दी और उसने उकेर दिए उस फट्टे पर वो शब्द। बिल्कुल उस फट्टे पर एक कब्र की तरह बना दिया गया था। ये शायद मेरी कब्र बनने वाली थी। उसके बाद मेरे हाथ पैर खोल दिए गए, मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाए गए, मुझे खड़ा कर दिया गया, एक लंबे से लकड़ी के डंडे से बांध दिया गया। उसके बाद मेरे शरीर के ऊपर कुछ तेल सा फेंकने लगे थे। वो लाल रंग का तेल था जिसमें गंदी सी दुर्गंध आ रही थी। मैं इस दुर्गंध को सूंघ सकता था। ये खून था जो सूखा हुआ था और पानी डालकर उसे दोबारा से जैसे गीला किया गया था। वो मुझ पर उड़ेल रहे थे। मैं पूरा लाल हो चुका था। उस कब्र के अंदर ताबूत रख दिया गया था। अब मुझे पकड़कर उस ताबूत में लिटाने वाले थे। मेरी बाजुओं को खोल दिया गया, मेरी टांगों को खोल दिया गया। मुझे खास तौर पर उसमें लेटने के लिए कहा जा रहा था। एक आदमी के हाथ में एक चाकू था और वो मुझसे कह रहा था, लेट जाओ वरना तुम्हें मार देंगे। लेकिन अब मन पक्का हो चुका था। मैं इसमें लेटा तो मुझे ऊपर से बंद करके मिट्टी में दफना दिया जाएगा। मौत तो मेरी तब भी होगी ही। इस चाकू से मरना ज़्यादा आसान होगा। भागने की कोशिश करता हूँ, टांगें और हाथ तो मेरे वैसे भी खुले हैं। उस कब्र से छलांग लगाकर मैं बाहर आ गया था, क्योंकि पूरी की पूरी भीड़ एक तरफ खड़ी थी और देख रही थी कैसे मुझे दफनाया जाता है। मैंने भागना शुरू कर दिया, वो भीड़ मेरे पीछे भाग रही थी। मैं ये भी जानता था इतनी बड़ी भीड़ से मैं बच नहीं पाऊंगा, दोबारा ये मुझे पकड़ ही लेंगे। मैं इस बार जंगल की तरफ नहीं, शहर की तरफ भाग रहा था। कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। घरों के दरवाजे खटखटाता हूँ। यहाँ इस कॉलोनी से बाहर निकलता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि वो मुझे बचाएं। मैं भागता रहा था और उनसे दूर निकलता रहा था, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहे थे। हाँफता हाँफता मैं जिस भी घर का दरवाज़ा खटखटाता, बाहर निकलकर वो भी मुझे पकड़ने की कोशिश करता। हर घर में कब्र बनाई गई थी। उन कब्रों से मुर्दे निकल आए थे। वो लोगों के साथ मिलकर मुझे पकड़ रहे थे। मैं जिंदा बचना चाहता था। इंसान जिंदा रहने की हर कोशिश करता है। मैं वहाँ से दूर भागता रहा। शहर के बीच तक भागकर पहुँचा था और वहाँ भीड़ हर तरफ। लोग मुझे देखते ही पकड़ने की कोशिश करने लगते। वो भीड़ जो मुझे मारना चाहती थी वो उनसे मिल से जाती। मैं पुलिस स्टेशन भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से पहले ही मैंने सामने वो अंदर बनी हुई कब्र देख ली थी, जिसके बाद मैं बाहर भाग निकला था। पुलिस स्टेशन के अंदर कब्र का अर्थ था वो भी इनमें से एक हैं। पूरे शहर के लोग एक जैसे हैं। मेरा शरीर भी थक चुका था। मैं हिम्मत भी हारने वाला था, दीवारों के पीछे छिपता हुआ। अब भी दिन होने में बहुत समय बाकी था और मैं शायद बच नहीं सकता था। इसीलिए मेरी नज़र एक गाड़ी पर पड़ गई। इस गाड़ी को अगर मैं स्टार्ट कर पाया तभी बच सकता था, और मैंने उस गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दी और जल्दी से उस गाड़ी के अंदर छिप गया। वो भीड़ मुझे ढूंढ रही थी और इधर कीड़े बहुत कम थे। वो कीड़ों को पकड़ रहे थे। मुझे जो करना था जल्दी करना था। वो कीड़ों को मुंह में डालते और शायद सारी जानकारी निकाल लेते। वो कीड़े हर तरफ बिखरे थे। मैं जहाँ पर भी जाता वो कीड़े मुझे देख पाते और शायद वो कीड़ों को मुंह में डालकर मेरी सच्चाई जान जाते। इसीलिए मैंने इस गाड़ी के अंदर की तारें खींचकर इसे स्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। ये पुरानी कैडिलैक कार थी। यहाँ इसी तरह तारें जोड़कर इसे स्टार्ट किया जा सकता था। मैं इसके बारे में जानता था। किसी तरह तारें जोड़ी, मैंने गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो भीड़ गाड़ी को पकड़ने के लिए इधर भागने लगी थी। अब मैंने गाड़ी भी भगा ली। डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि या तो मुझे ज़िंदा रहना था या इन्हें ज़िंदा रहना था। उन लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए मैं आगे निकल आया था। वो भीड़ बार बार मुझसे टकराती। मैं बार बार गाड़ी घुमाकर कभी इधर कभी उधर,
कई लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते मैं रोड पर पहुंचा था। भीड़ वहां भी थी लेकिन दूरी पर। जैसे ही मैंने हाईवे पर गाड़ी चढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद वो भीड़ पीछे रह गई और मैं गाड़ी भगाता रहा। मैं उस शहर से ही बाहर निकलना चाहता था। मेरी किस्मत इतनी तेज थी कि गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा था। मैं एक ही बार गाड़ी भगाता रहा बिना ब्रेक के। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा पैर दबाया हुआ था। गाड़ी जितनी तेज भाग सकती थी उतनी भाग रही थी और सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं भगाता गया और शहर से बाहर निकल ही गया। मेरी सांस को सांस ही तब आई जब मैं हाईवे पर और गाड़ियों को देख पाया। मुझे हर किसी से डर लग रहा था। मैं हर गाड़ी से दूर भागने की कोशिश करता। कई गाड़ियों से मेरी गाड़ी टकरा भी जाती लेकिन मैं गाड़ी आगे भगा लेता। लोग गालियां निकालते, बहस करने के लिए बाहर आते, लेकिन मैं तो भाग जाता। मुझे डर था कोई मुझे पकड़ ना ले, उसी शहर में दोबारा ना ले जाए। उसके अगले शहर में भी मैं नहीं रुका था और वहां से भी आगे निकल आया था। मेरे कई एक्सीडेंट हो चुके थे इसलिए शायद पुलिस भी मेरे पीछे थी। जब मैं वहां से तीसरे शहर में पहुंचा वहां मेरी गाड़ी एक खंबे से टकरा गई और वहां भीड़ जमा हो गई। मैं उस भीड़ से डरा हुआ आंखें नीचे करके चीखें मारे जा रहा था और उस भीड़ ने मुझे उस गाड़ी से बाहर निकाला। वो मेरी मदद करना चाहते थे। मुझे अस्पताल में ले जाया गया लेकिन मुझे एक ऐसा शौक लगा था कि मैं चीखता रहा था। मैं वहां से भी भागना चाहता था लेकिन मेरा इलाज करवाया गया। पुलिस वहां पर आई और तब मेरी हिम्मत बंधी थी। वहां दिन भी हो चुका था और मैंने भी उन लोगों को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो लोग पीछे जाकर मुझ पर हंसते। पुलिस को भी मैंने बयान दिया था और पुलिस भी हंसती नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कार्रवाई तो की जाएगी। जहां भी ये सब हुआ है तुम वहां से आए होंगे, वहां कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 3 दिन तक मैं उसी शहर में रहा था और बाद में मुझे जानकारी दी गई थी कि जहां से मैं आया हूं वहां तो ये सब हुआ ही नहीं। वहां कोई मारा नहीं गया, रात को किसी के साथ बुरा नहीं हुआ। वहां उस शहर के लोग तो कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूं और कंप्लेंट जल्द ही खत्म कर देता हूं, मुझे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मैं जानता था वो बहाना लगाकर मुझे वहां बुलाएंगे और कब्र में दफना देंगे। इस घटना के बाद मैं हेलसिंकी शहर में आ गया। मैं दोबारा उस शहर में नहीं गया। मुझे कई सरकारी चिट्ठियां भी आईं कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं जानता था वहां पर क्या क्या होता है और जो भी वहां से गायब हुए हैं वो कहां गए होंगे ये भी मुझे पता है। मुझे अब भी कई लेटर्स आते हैं उसी शहर से। लोग चाहते हैं मैं वापस काम पर आ जाऊं। मैं बहुत ही अच्छा हूं, मेरी बहुत तारीफें की हुई होती हैं उस लेटर में, लेकिन ये बस एक जाल है। मुझे उसी शहर में बुलाया जा रहा है। उनकी सच्चाई मैं जानता हूँ। मैं जिसे भी बताता हूँ वो यकीन नहीं करता, लेकिन यकीन वो करेगा जो उस शहर में जाएगा, और जो भी अपने घर से कब्र हटाएगा उसके साथ वही होगा जो मेरे साथ होने वाला था, लेकिन मैं बच गया। उन चिट्ठियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मुझे दुख इसका नहीं है कि चिट्ठियां बढ़ रही हैं। मुझे दुख इसका है कि मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा कीड़े पाए जाने शुरू हो गए हैं। घर के अंदर भी वैसे ही इंसानी शरीर में पाए जाने वाले कीड़े दिखने शुरू हो गए हैं। शहर में लोग कंप्लेंट करने लगे हैं कि कीड़े बढ़ने लगे हैं और मुझे इसी से सबसे ज़्यादा डर लगने लगा है। आखिर क्या हुआ है जो मेरे घर के आसपास इतने कीड़े आ रहे हैं? घर के अंदर भी वैसे कीड़े, किचन में भी वैसे कीड़े, खाने में भी वैसे ही कीड़े। क्या कुछ बदल रहा है? क्या यहाँ कोई बीमारी है या वैसे ही प्रेत यहाँ भी आने शुरू हो गए हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो बताना ना भूलें। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या आपको पता है?